बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, दुनिया में बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है, ठीक है, और ये किन चीज़ों पर इन्हसार करती है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है तारीफ। बायोडाइवर्सिटी की इस्लाह दो अल्फाज बायो और डाइवर्सिटी से माखूज है। बायो का मतलब हमें मालूम है जिंदगी, डाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज की वैरायटी, जानदारों की वैरायटी यानी इकसाम, और हर स्पीशीज के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। स्पीशीज क्या होती हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि ऐसे जानदार जो आपस में जिनसी तौलीद कर कर अपने ही जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। तो दुनिया में जो जानदारों की स्पीशीज है वो कितनी है, और हर स्पीशीज के अंदर जानदारों की क्या इकसाम है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों में वैरायटी मापने का एक पैमाना है। यानी किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, उससे मुराद वहाँ पर वो जानदारों की वैरायटी मापने का एक पैमाना, एक इंस्ट्रूमेंट कह लें कि है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इस जंगल की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख है, इसका मतलब वहाँ पर 10 लाख किस्म के अलग अलग जानदार पाए जाते हैं। उन जानदारों में पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी जानदार हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, कोई भी मतलब उसमें जिंदगी है, तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। फ्लोरा किसी इलाके में मौजूद पौधों की डाइवर्सिटी फ्लोरा कहलाती है, ठीक है। फाना किसी इलाके में मौजूद जानवरों की डाइवर्सिटी फाना कहलाती है, ठीक है। फ्लोरा पौधों के लिए यूज किया जाता है वर्ड, और फाना जो है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइवर्सिटी का इन्हसार के डाइवर्सिटी जो है किसी भी इलाके की डाइवर्सिटी का इन्हसार दर्ज झैल अवामल पर होता है। कौन कौन से, आबो हवा के, वहाँ की आबो हवा कैसी है, ठीक है, मट्टी की जो कंडीशन है वो जरखेज है, बंजर है, किस तरह की है। लाइक जैसे मट्टी अगर जरखेज होगी, ठीक है, तो वहाँ पर पौधों की जो इकसाम है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पौधे ज़्यादा होंगे फिर दूसरे जानदार भी वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ऊंचाई, ठीक है, ऑल्टीट्यूड जो बुलंदी है, जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी, कि वहाँ पर दूसरे स्पीशीज मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो किसी भी इलाके की बायोडाइवर्सिटी डिपेंड कर रही होती है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी की तकसीम। ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम यकसा नहीं, एक जैसी नहीं है। ट्रॉपिकल इलाके सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी गर्म इलाकों यानी ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। अब ये होते क्या हैं, अगर हम ज़मीन को एक सेंटर से, लाइक अगर फुटबॉल है, ठीक है, जिस तरह फुटबॉल के अगर हम बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा दें, तो सेंटर के एक लाइन, सेंटर वाली लाइन के दोनों अतराफ, ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी जो बिल्कुल साथ वाले एरिया होते हैं, ठीक है, उसको जो है वो हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो सेम दुनिया भी एक फुटबॉल की तरह गोल है, तो उसकी जो सेंट्रल लाइन है यानी जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, उसके अतराफ वाले यानी सेंटर के पास वाले जो इलाके हैं उनको ट्रॉपिक्स गर्म इलाके कहते हैं। उससे दूर जो इलाके होते हैं उनको हम टेम्परेट या मुतदल इलाके यानी दरमियाने इलाके, ना जहाँ सर्दी ना गर्मी। और फिर सबसे किनारे वाले जो इलाके हैं उनको पोलर रीजन कहते हैं, जहाँ पर बर्फ के पहाड़ वगैरह मौजूद होते हैं। तो टेम्परेट इलाकों में भी बहुत स्पीशीज की वैरायटी मौजूद है, यानी काफ़ी सारी हैं। और पोलर, टेम्परेट और ट्रॉपिक्स इलाकों के मुकाबले में पोलर इलाकों में बहुत कम स्पीशीज मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ठंडे इलाकों में बहुत कम जो है वो स्पीशीज पाई जाती हैं, ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ज़मीन पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। यानी दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो 4 जो है वो बिलियन सालों के नतीजे में बनी है। इर्तिका क्या होता है, ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, आगे डायग्राम से समझाता हूँ। जिंदगी के आगाज के बारे में साइंस के पास कोई यकीनी सबूत नहीं है, यानी साइंस जो है इस चीज़ को कंफर्म नहीं बता सकती कि जिंदगी कैसे वजूद में आई है दुनिया में।
महदूद सबूत की बना पर यह नतीजा अखज़ किया गया है, जो लिमिटेड प्रूफ है साइंस के पास, उससे जो है वो साइंस ये अखज़ करती है कि 600 मिलियन साल पहले ज़िंदगी का वजूद बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर जानदारों की शक्ल में था। यानी अगर हम 600 मिलियन साल पहले चले जाएं तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर जानदार मौजूद थे। ठीक है, तो उसको कह लें कि वो बनते बनते जो तकरीबन 4 बिलियन, आज हमारे पास जितना भी कुछ है, जो भी कुछ हमारे पास मौजूद है, यानी जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी फंजाई हैं, जितने भी बैक्टीरिया, मतलब जितने भी जानदार मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 4 बिलियन सालों में बने हैं। ठीक है, इवन के अगर हम इस साइंस के इस नज़रिए को देखें तो अकॉर्डिंग टू साइंस हम भी उस बैक्टीरिया से वजूद में आए हैं जो 600 मिलियन साल पहले मौजूद थे। ठीक है, तो इसे कहते हैं इर्तिका। अब बैक्टीरिया जो आम आंख से नज़र भी नहीं आते, हम इतने बड़े हैं, ठीक है, और हमारे अंदर इतना कुछ मौजूद है, ठीक है, तो हम बैक्टीरिया से कैसे बने होंगे, तो इसे हम कहते हैं इर्तिका, एवोल्यूशन। इर्तिका क्या होती है? अब पहले वो तो बैक्टीरिया से समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे हम कॉमनली सुनते हैं कि इंसान का जो वजूद है वो बंदर से बना है, यानी इंसान बंदर से बना है। अब ये नहीं है कि बंदर जो है वो एक रात से दूसरी रात में जाते हुए इंसान बन गया या 1-2 साल में इंसान बन गया। इसको भी लाखों साल लगे होंगे, हजारों लाखों साल लगे होंगे इंसान से बंदर बनने में। ठीक है, तो अब अगर हम डायग्राम में देखें तो अगर मैं इस फर्स्ट डायग्राम को सेकंड डायग्राम से कंपेयर करूं तो ये आपस में जो है ना वो ज़्यादातर मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इनमें। इस तरह सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूं तो ये आपस में ज़्यादातर आपस में मैच कर रहे हैं, थोड़ी सी तब्दीली आई है। ठीक है, इस तरह थर्ड वाले को 4 में 4 से, मतलब इस तरह जब हम मैं दो कोई सी दो इकट्ठी जो पिक्चर उनको कंपेयर करूं तो ये आपस में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट वन को इस लास्ट वन के साथ कंपेयर करूं तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस है। तो इसे कहते हैं एवोल्यूशन, कि जब तब्दीलियाँ, जिसको हम तगय्युरात कहते हैं, जब नस्लें गुजरने के साथ तब्दीलियाँ आती हैं ना, उनको तगय्युरात कहते हैं। 10th में हम इसको पढ़ेंगे। तो अब जब नस्लें गुजरती जाती हैं वो तगय्युरात इकट्ठी होती जाती हैं, और आने वाली नस्लों में जब वो तगय्युरात इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो एक बड़ी तब्दीली ले आती हैं जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एवोल्यूशन है, यानी ये जो इंसान बना है बंदर से, ही एवोल्यूशन है, जिसको उर्दू में इर्तिका कहा जाता है। ठीक है, तो यानी साइंस के मुताबिक दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं वो इन सारे के सारे एवोल्यूशन के नतीजे में बने हैं, इर्तिका के नतीजे में बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। तो बायोडाइवर्सिटी, अब सिंपल अल्फाज में एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी से मुराद जानदार, यानी हमारे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द जो दूसरे, फॉर एग्जांपल इंसान भी मौजूद हैं, ठीक है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी हैं। आपके इर्द गिर्द जो पौधे हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी हैं। आपके इर्द गिर्द बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब कोई भी जानदार आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी असल में जानदारों की वैरायटी को हम कहते हैं। खुराक का हसूल, बायोडाइवर्सिटी इंसान को खुराक मुहैया करने का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, जाहिर है हम या तो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं या पौधे खाते हैं। अगर वैरायटी ना हो, ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल दुनिया में इंसान ही हो तो इंसान इंसान को तो खाने से रहे। ठीक है, तो दूसरी जब वैरायटी, दूसरे जानदार मौजूद होंगे तो हम उनको खा सकते हैं। वो पौधे भी हो सकते हैं, वो जो है वो फंजाई भी हो सकती है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। दवाओं का हसूल, मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी दवाओं के हसूल का जरिया है। बहुत सी अदवायात बायोडाइवर्सिटी से हासिल की जाती हैं, जबकि कुछ अदवायात बायोडाइवर्सिटी के हासिल होने वाले मवाद में ज़रूरी तब्दीली करके तैयार की जाती हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हम बहुत सारी अदवायात जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं, यानी बायो दूसरे पौधों से, दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं। सनती मादों का हसूल, सनती मादों की बड़ी तादाद पौधों से बराह रास्त डायरेक्टली हम हासिल करते हैं। मसलन फाइबर्स, धागे, तेल, गम्स जो है, रंग, ठीक है, उसी तरह रेजन्स, प्लास्टिक के जो मटीरियल होते हैं प्लास्टिक बनाने में, रबड़ और चस्पा होने वाले मादे, यानी वही चिपकने वाले गम्स वगैरह। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम जो हम इंडस्ट्रीज में या मुख्तलिफ प्रोटीन में भी इस्तेमाल करते हैं।
ये सारे के सारे जो है वो बराह रास्त पौधों से हासिल किए जाते हैं। इकोसिस्टम का बनना और कायम रहना। इकोसिस्टम को बनाने और कायम रखने में भी बायोडाइवर्सिटी का एक अहम किरदार है। फ़ज़ा की केमिस्ट्री, पानी के हसूल और फ़ज़ा की केमिस्ट्री को बरकरार रखने में इसका किरदार है। ग़िज़ाई मादों का चक्कर। बायोडाइवर्सिटी ग़िज़ाई मादों के चक्कर और मिट्टी को दरखेज़ रखने में बहुत अहमियत की हामिल है। अब सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम को, किसी भी एनवायरनमेंट के हिस्से को बरकरार रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर जानदारों की वैरायटी मौजूद ना हो तो दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। जैसे अगर हम पानी की केमिस्ट्री या फ़िज़ा की केमिस्ट्री ही कह लें, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में दरख्त ना हो तो ना फ़िज़ा की हवा की केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी, ना ही पानी मेंटेन रहेगा। कैसे? अगर पौधे ना हो तो पौधे जो है वो हमें पता है माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। उस ऑक्सीजन को हम जानदार इस्तेमाल करते हैं, जानवर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही रहेगी, ठीक है, वो पौधे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के असूल के लिए भी जब पौधे हैं, पौधों से पानी ट्रांसपायर होता है, इसको हम आगे देखेंगे। पानी जब बुखारात बनता है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं पौधों से। तो पौधों से जब पानी बुखारात बन के हवा में जाता है तो बारिश होती है, बादल बनते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। तो अगर पौधे ना हो, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, पानी जो है वो रोटेट सर्कल नहीं करेगा, तो मिट्टी से जो है वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ग़िज़ाई मादों के चक्कर, यानी जब जानदार मरते हैं ना, जब कोई भी जानदार मरता है, मरने के बाद उसके जो जिस्म गलता सड़ता है उसमें से जो न्यूट्रेंट्स हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी से पौधे उसको जज़ब करते हैं और पौधों को फिर जब दूसरे जानवर खाते हैं तो वो न्यूट्रेंट्स पौधों से उन जानवरों में, जानवरों से फिर दूसरे जानवरों में चले जाते हैं। तो इस तरह फिर वो जानवर मरते हैं तो दोबारा वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं न्यूट्रेंट्स। तो एक साइकिल चलता रहता है, इसको हम चक्कर कहते हैं, न्यूट्रेंट साइकिल, ग़िज़ाई साइकिल। अगर पौधे दुनिया में ना हो, ठीक है, या डीकम्पोजर यानी वो जानदार जो जानदारों की डेड बॉडीज को गलाते सड़ाते हैं, अगर वो ना हो तो न्यूट्रेंट्स मिट्टी में जो है शामिल नहीं होंगे या मिट्टी में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो वो मिट्टी में ही पड़े रहेंगे, पौधों में नहीं आएंगे, पौधों से फिर दूसरे जानवरों में भी नहीं आएंगे। तो इन्वायरमेंट का पूरा जो साइकिल है, पूरा जो चक्कर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा।